यूपी के जेवर को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रखी आधारशिला। कहा, पहले की सरकारों ने जनता को झूठे सपने दिखाए, यूपी अब अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की हुई बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर लगी मुहर। 17 दिसंबर से विधानसभा का सत्र होगा शुरू। किसान आंदोलन को कल 1 साल होगा पूरा। पंजाब हरियाणा के किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर कूच, बॉर्डर्स पर मनाएंगे सालगिरह। करनाल के सेक्टर 12 में सुपर मॉल की दुकान को नगर निगम ने किया सील। 1 महीने पहले 75 दुकानदारों को नोटिस किया था जारी। 250 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स है बकाया। और यमुनानगर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। दम घुटने से 4 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का और मेट्रो सिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे फरीदाबाद के विधायक राजेश नागर की। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है, किन किन मसलों को लेकर उन्होंने बातचीत की है, जरा आप खुद देखिए। नमस्कार, हर खबर का विभिन्न शख्सियतों से मिलने का दौर जारी रहता है, चाहे वो सामाजिक हों, राजनीतिक हों या धार्मिक हों। आज हमारे साथ हैं तिगांव विधानसभा के विधायक राजेश नागर जी। उनसे उनके निजी पहलुओं के बारे में बात करेंगे और दूसरा जो इस वक्त का सबसे ज्वलंत और सबसे चर्चित मुद्दा है वो है किसान बिलों की वापसी। उस विषय में भी उनसे जानकारी लेंगे। तो आइए बात करते हैं राजेश नागर जी से। नागर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। पहले तो हर खबर पे आप वैसे 2-3 बार आ चुके हैं, ओपनिंग में भी थे। एक बार और हर खबर को शुभकामनाएं हो जाएं। हाँ, मैं तो पहले से ही हर खबर को मैं ओपनिंग पे भी के गया था और 2-3 बार आपके और कार्यक्रमों में मैं आया हूँ और मैं फिर से आपको बधाई देता हूँ जो आप देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो निर्भीक समाचार और निर्भीक खबर जो दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई और धन्यवाद जी। तो अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो बिल थे, 3 अध्यादेश थे, उनको वापस लेने की घोषणा की है। तो इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर पूरे राष्ट्र के हित में ये तीनों बिलों को वापस लिया। और इसके लिए उन्होंने, क्योंकि उनको शुरू से ही उन्होंने किसानों के बारे में सोचा है और उनको पता है किसानों की जो भी दिक्कत है और जो भी उनके प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और इसके लिए हमारे बहुत सामाजिक संगठन भी हमारे उसकी सराहना कर रहे हैं। हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भी उसकी सराहना कर रहे हैं जी। अच्छा, जैसे किसानों से जुड़े मुद्दे, आप खुद किसान हो, एक किसान परिवार से हो, तो प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है अपने अहम को त्याग कर। अहम तो खैर उनमें है ही नहीं, और यानी कि किसानों की बात को रखते हुए, तो क्या इससे जनता पे क्या प्रभाव पड़ा है? देखो, उन्होंने किसानों से क्षमा याचना भी की है और जो हमारे किसानों को एक वो थी कि भाई ये 3 बिल वापस होने चाहिए, वो तीनों बिलों को वापस भी लिया है। और इससे हमारे जो किसान हैं और जो भी दूसरे सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल हैं, उनको भी जो एक अहम उनके अंदर आ गया था कि भाई ये बिल वापस होने चाहिए, वो वापस हुए। अच्छा, मैं एक बात करता हूं कि जैसे आपके पास तो किसान लोग, मेरे साथ 90% जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किसान आते हैं, तो किसानों की क्या प्रतिक्रिया है इस विषय पे? देखो, हमारे यहाँ के जितने भी किसान थे वो तो यहाँ के संगठन नहीं थे। ये तो आपको पता है कि कहाँ के संगठन उसमें लगे हुए थे और यहाँ के किसानों को कोई पहले भी दिक्कत नहीं थी और अभी भी दिक्कत नहीं है। जैसे मोदी जी ने इसको रोल बैक किया है, तो उनके क्या कहना है उनका? वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, जो अगर ये बिल वापस हुए उनके लिए भी उन्होंने स्वागत किया है इसका।
और दूसरा अब आते हैं, जैसे विधानसभा तिगांव है आपके पास जो है, तो इसमें क्या क्या अभी जो कार्य हो चुके हैं और क्या क्या करने की आपकी तैयारी है? हमारे तिगांव में विधानसभा में एक स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम सेक्टर 31 में बनकर तैयार हो चुका है और अभी 4 लेन हमारे तिगांव से खेड़ी के लिए जल्दी बनकर तैयार हो रही है। एक हमारा मझावली पुल का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे कई स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं और एक मॉडल संस्कृति स्कूल हमारे तिगांव में बन गया है जो सीबीएसई पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम स्कूल है। एक ITI 54 ट्रेड की भी बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत सारे काम अभी, जैसे हमारे यहाँ ग्रेटर फरीदाबाद जो एक हमें पहचान, एक नाम हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। ग्रेटर फरीदाबाद में कई बड़े अभी यहाँ पर पार्क आने वाले हैं और एक हमारा स्टेडियम का भी एक प्रपोजल है कि ग्रेटर फरीदाबाद में एक स्टेडियम बने। एक केंद्रीय विद्यालय की भी हमारी आने वाले समय में मांग है। 2-3 सब स्टेशन बिजली के बने, ये भी एक हमारी मांग है। अच्छा, एक बाल भवन की भी तैयारी चल रही है? हाँ, बाल भवन के लिए भी हम जगह देख रहे हैं और जल्दी बाल भवन के लिए जगह हम दे देंगे और बाल भवन यहाँ पर बनेगा। हर खबर से बात करने के लिए धन्यवाद। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत में किसानों के आंदोलन को 26 नवंबर को यानी कि 1 साल पूरा हो रहा है और सोनीपत में भी इसे लेकर किसानों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कल सभी बॉर्डर पर खुशी का जश्न मनाएंगे। खुशी और जश्न यहां पर देखने को मिल सकता है 1 साल पूरा होने के मौके पर और 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर यह जश्न मनाया जाएगा। बूटा सिंह शादीपुर ने कहा है कि 29 तारीख को होने वाला संसद कूच अभी रद्द किया जाए और सरकार को समय दिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि 27 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵਾ ਮਾਝੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के साथ। लाजपत, आपसे हम जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं किसानों को हम सुन रहे थे, सोनीपत में किस तरीके से किसानों में खुशी की लहर है, लेकिन कितनी संख्या में कुंडी बॉर्डर पर पहुंचे हैं किसान अब तक? लाजपत, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? लाजपत, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? पूरा 1 साल है जी, बिल्कुल जी। लाजपत, जानना चाहेंगे आपसे, आप क्या तैयारी है किसानों की कुंडी बॉर्डर पहुंचने, क्योंकि कहा जा रहा है कि लगातार किसान जो है वो कुंडी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल 3 कृषि कानूनों का जो विरोध शुरू हुआ था वो सोनीपत से हुआ था। पॉइंट है, जहाँ से किसान आंदोलन की भीड़ बनी थी और 40 लोगों का एक ग्रुप है जो यहाँ पर एक बैठक रखता था। लगातार उस आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए इसके प्रधानमंत्री ने जब रद्द करने की बात कही है तो उसके बाद किसानों में खुशी दिखाई दे रही है और कल पूरा 1 साल हो जाएगा। ये ऐतिहासिक जो है आंदोलन है, क्योंकि अंग्रेजों के दौरान भी एक 9 महीने का आंदोलन चला था, ये 1 साल का हो चुका है। इस बात को लेकर किसानों में कहीं ना कहीं खुशी है और इस बात को लेकर किसान जो है कल काफी खुशी बनाने वाले हैं। बिल्कुल लाजपत, हम जानना चाहेंगे कि कितनी संख्या में किसान अब तक कुंडी बॉर्डर पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि सोनीपत से भी किसानों का कुंडी बॉर्डर पहुंचने का, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, क्योंकि कल 1 साल पूरा हो जाएगा। उसके बाद 27 नवंबर को भी कहा जा रहा है कि किसानों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। 29 नवंबर को संसद कूच की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए 29 तारीख की जो है कुछ की तैयारी है, उस पर 27 तारीख को एक बैठक है, उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। अभी तक जो पता लगा है यही है कि देश के प्रधानमंत्री ने जब 3 कृषि कानूनों पर वापसी की बात कही है तो इस पर चर्चा हो सकती है। ये जो दिल्ली कुछ की बात है इस पर जरूर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से पता लगा है उस पर काफी बड़ी चर्चा होगी, जल्दबाजी होगी कि
कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी तक यही है कि कुछ की तैयारी जो है वो जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक मनाही की जा रही है कि 29 तारीख को जो दिल्ली कुछ है उस पर जो है 27 तारीख को बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं जो बता दें आपको कि काफी बड़ा आंदोलन है और इसमें आंदोलन में आसपास के किसान जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं। पंजाब से, यूपी से, अलग अलग स्टेट से किसान यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। लगातार जो सुबह से ही जो ट्रैक्टरों पर किसान आ रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर कल काफी बड़ी खुशी दिखाई देगी। लेकिन जल्दबाजी होगी इसमें कितने किसान पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार जैसे ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं संख्या बढ़ रही है, लगातार ट्रॉलियों में बैठकर किसान पहुंच रहे हैं। ऐसे में लगातार जो है ऐतिहासिक जो है ये आंदोलन है और इस आंदोलन को इतिहास में बढ़ाने के लिए लगातार जो 40 लोगों का ग्रुप है वो कहीं ना कहीं बैठक रखने वाला है और हर तरह की इस पर रणनीति बनाई जा रही है, हर तरह की तैयारी की जा रही है। क्योंकि कल का जो दिन है वो इतिहासिक दिन होगा, क्योंकि 36 तारीख जो है वो आंदोलन की मेन तारीख है, क्योंकि एक साल जो है वो कल होगा। जी चलिए, बिल्कुल लाजपत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता लाजपत यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे थे कि काफी संख्या में किसान जो हैं वो कुंडली बॉर्डर यहाँ से पहुंचे हैं। इसके साथ ही वो ये भी जानकारी दे रहे थे कि 29 तारीख को, 29 नवंबर को दिल्ली कुछ करना है या नहीं करना है, इसको लेकर हालांकि भी सस्पेंस बना हुआ है। और 27 नवंबर को जो बैठक होने वाली है उसमें इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि संसद कूच किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा किसानों को लेकर। इसके लिए 27 नवंबर तक इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि एक साल कल इस आंदोलन को पूरा हो रहा है और इसी के लिए हम देख रहे हैं कि हरियाणा के अलग अलग जिलों से, अलग अलग इलाकों से जरूर किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो या फिर सिंगू बॉर्डर हो, या हम देख रहे हैं यूपी के जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली की चारों सीमाओं को घेर रखा है, धीरे धीरे किसानों की जो संख्या है अब यहां पर बढ़ रही है। हालांकि सरकार बार बार ये अपील कर रही है कि जब तीनों कृषि कानून वापस किए जा चुके हैं, सरकार उनको वापस ले चुकी है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान कर चुके हैं, तो उसके बावजूद भी ये किसानों का आंदोलन क्यों तेज हो रहा है, क्यों उसको धार देने की कोशिश की जा रही है और अभी भी ये क्यों जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां पर 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने के कानून को कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कहा है कि ये कानून इंडस्ट्रीज के हित में नहीं है और आरक्षण योग्यता के आधार पर होना चाहिए, यानी कि आरक्षण जो है वो योग्यता के आधार पर होना चाहिए। कानून इंडस्ट्रीज को हरियाणा से पलायन करने पर मजबूर कर देगा। जीत आहूजा, मेरी फैक्ट्री है यहाँ पे प्लास्टिक मोल्डिंग की, सेक्टर 37 में 740C। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है कि यहाँ 75% यहाँ की लेबर हरियाणा की रखी जाए। हमारी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, हमारे तो यहाँ लड़के ये काम ही नहीं करते, लोकल लड़के। हमें तो यहाँ के बिहार और यूपी के लड़के ही काम करते हैं। हमारे यहाँ तो लोकल लड़के तो हमें यहाँ धमका देते हैं। एक बार मैं अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने यहाँ पे गुड़गांव में ही सेक्टर 37 के पास ही खांडसा गाँव है, वहाँ का एक लड़का रखा था काम के लिए। उसने मुझे मतलब लिटरली मेरी फैक्ट्री में आके 2 महीने काम किया हो, जिसमें से वो 15 से 20 दिन काम पे आया और मुझे ये कहता जी मुझे सैलरी तो पूरी 2 महीने की चाहिए। मैं कहा भैया कैसे दे दूँ 2 महीने की सैलरी जब तूने काम ही 15-20 दिन के लिए। कहता जी आप फैक्ट्री नहीं चला सकते यहाँ। 15 दिन में हर 6 महीने के अंदर नया कानून लेके आके उस पर नई हम रेगुलेशंस ले आते हैं, हम उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, फिर आप नई रेगुलेशन ले आते हैं। इस तरीके से इंडस्ट्री काम नहीं करती। आपको काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जिसमें इंडस्ट्री ग्रो करे। ये नहीं कि आप नई रेगुलेशंस ले आके बेफालतू में हमारे सर पे और बन या बाहर डाल देते हैं हर 6 महीने के अंदर। अच्छा, कोरोना काल बिल्कुल होता है जी। ऐसे कानूनों से नुकसान ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी घट रही है, हम अपना एक्सपेंशन जिस तरीके से करना चाह रहे हैं हम नहीं कर सकते। मेरी कई लेबर एजेंसियों से बात हुई है जो लेबर सप्लाई करती है ऑन डिमांड, उनने हमें साफ क्लियर कर दिया है हरियाणा एरिया के लिए कि सर हम ऑन डिमांड लेबर नहीं दे सकते, क्योंकि लोकल लेबर हरियाणा की जो है अपनी जो बेसिक फैसिलिटी जो लेबर चाहिए होती है वो लेबर उन पर अवेलेबल है नहीं। हमारे पास टोटल रफली अबाउट 450 लोग काम करते हैं जो विभिन्न स्टेट से हैं इंडिया की। सर ये बेसिकली हमारा देश तभी पिछड़े हुए देशों में आता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे इंडिया में कि
जो कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे जॉब वगैरह ना दे के यहाँ पे जॉब दी जाती है। हर स्टेट को जो मंत्री हैं अपने इलेक्शन के चक्कर में अपनी स्टेट को आगे करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सबके काम यहाँ पे खराब हो रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करेंगे, मोहित हमारे साथ जुड़ गए साइबर सिटी गुरुग्राम से इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मोहित, हम आपसे जानना चाहेंगे तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या उन्हें कह लीजिए कि जो कंपनी लोग चला रहे हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं, उनको हम सुन रहे थे, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि सरकार ने फैसला तो ले लिया है लेकिन यह फैसला किसी भी सूरत में उनके हित में नहीं है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो इंडस्ट्रिस्ट है गुरुग्राम के, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि गुरुग्राम जहां आर्थिक नगरी मानी जाती है हरियाणा की, तो ऐसे में यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो छोटे कंपनियों की बात करें या फिर बड़ी, मगर एक पूरा समूह है कंपनियों का, वो सेक्टर 37 में है, मानेसर में है, खानसा इंडस्ट्रियल एरिया में है। मगर ऐसे में इस कानून को थोपे जाने के बाद कहीं ना कहीं इन कंपनियों का पतन हो सकता है और जो पलायन करने पे लोग मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके के काम कंपनियों में किए जाते हैं, चाहे प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, रबड़ इंडस्ट्री हो, इन रबड़ इंडस्ट्रीज के अंदर, प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर जो लोकल युवा है वो काम नहीं करता है और ना ही उसके पास ऐसा कौशल होता है कि इन कंपनियों में वे काम कर सके। इस कंपनियों में काम करने के लिए जो लेबर क्लास के जो लोग होते हैं, यानी कि जो छोटे तबके के जो लोग होते हैं, जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होती है। और ऐसे में ये लोग सबसे ज्यादा यूपी और बिहार से जो है आते हैं और गुरुग्राम के लोगों को अगर उस तरीके से काम कराया जाता है, प्रदेश के लोकल क्षेत्र के जो लोकल युवा है उनको काम कराया जाता है, तो इससे बहुत बड़ी दिक्कतें जो है कंपनी को चलाने में लोगों को आ रही हैं। ऐसे में जो लोकल युवा हैं उनकी यूनियन बन जाती है और ऐसे में वो काम करके खुश नहीं होते हैं और विद्रोह बार बार जो है देखने को मिलता है। मगर जो व्यक्ति बाहर से आकर यहाँ काम की तलाश में आता है, तो वो कहीं ना कहीं जो काम है वो पूरी इच्छा से करता है, पूरा काम करता है और मेहनत जो है ज्यादा की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के जो लोग हैं उनको साफ तौर पर कहना है कि इस फैसले के बाद, सरकार के फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज है वो काफी परेशान है और जो नए उद्योग गुरुग्राम में लगने थे उनको लेकर भी जो इंडस्ट्रीज है उनको साफ तौर पर ये कहना है कि अगर नए उद्योग लगाते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इस तरीके से हायरिंग करना, युवाओं की लोकल इलाके से प्रदेश के युवाओं को लेना, जिससे कि बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना जो इन लोगों को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन मोहित सरकार का ये दावा है और हमने देखा भी है कि तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि जब इस बात की चर्चा चल रही थी कि हम एक ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं, हम एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं, तो उस वक्त भी ये जो उद्योगपति हैं इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कई दौर की इनके साथ बातचीत की है और उस बातचीत के बाद ही इसको कानूनी अमली जामा पहनाया गया है, जिसमें आपको याद होगा कि पहले 50,000 रुपए तक की नौकरियों में यह आरक्षण लागू होना था, लेकिन इसको घटाकर अब सरकार ने 30,000 रुपए कर दिया है कि 30,000 रुपए तक की जो नौकरियां हैं उसमें यह आरक्षण रहेगा। उसके बावजूद भी अब एक बार फिर से इसका विरोध किया जाना, इसको कैसे देखें? मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरी जो 75% आरक्षण की जो जानकारी है, सबसे बड़ी बात यह है आम लोगों तक नहीं है, युवाओं तक नहीं, और साथ में जो इंडस्ट्रीज है, जो उद्योगपति हैं, उनको भी पूरे तरीके से जानकारी जो इसकी नहीं पहुंच पाई। जो भी मुखिया है किसी भी एसोसिएशन के, सीधे तौर पर अपनी मनमानी कर इस बारे में जो जानकारी है वो अपने ग्रुप में, अपने एसोसिएशन के अंदर साझा करते हैं, जिसके चलते जो एक विरोध देखने को मिलता है। हालांकि जो सरकार की अगर हम बात करें, हरियाणा सरकार की, सीधे तौर पर जो बेरोजगारी का जो मुद्दा लगातार बीते लंबे समय से कई सरकारों में चला आ रहा था, ऐसे में उस मुद्दे को खत्म करने के लिए और युवाओं को ज्यादा ज्यादा रोजगार देने के लिए ये जो पूरा मुद्दा हरियाणा सरकार ने उठाया था और इस कानून को लेकर आई। मगर इस कानून को जब जनवरी में लागू करने की बात जब हरियाणा सरकार करती है, तो कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्र है, गुरुग्राम के साथ साथ जो प्रदेश में भी जो औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे हम सोनीपत की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, ऐसे में सभी जो औद्योगिक क्षेत्र है कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आ रहे हैं। सबको ये सीधे तौर पर लग रहा है कि इसको करने के बाद जो ये कानून थोप दिया जाएगा और जो लोग होंगे, जो युवा होंगे, उनको कहीं ना कहीं लोकल युवाओं को नौकरी देनी होगी, जिसके चलते जो है योग्यता जो है पीछे रह जाएगी और आरक्षण जो है आगे आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो मोहित, क्या उम्मीद करें, क्योंकि एक बार फिर से इसका विरोध शुरू हो गया है, तो आने वाले समय में क्या सरकार एक बार फिर से ये जो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनसे बातचीत करेगी, इनके साथ बैठेगी, बैठक करेगी, उसके बाद कोई और समाधान, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए ताकि इसका विरोध ना हो? क्योंकि देखिए ये एक चुनावी वादा था, हम सभी जानते हैं, और उस वादे के मुताबिक ही इसको लाया गया इस कानून को। जेजेपी जो है वो इसको अपने लिए बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है। बीजेपी का ये कहना है कि भाई देखिए, क्योंकि हम मिलकर सरकार चला रहे हैं तो हमने ये बड़ा फैसला लिया है और ये कुल मिलाकर के सरकार का फैसला है, ना कि ये किसी पार्टी का ये फैसला है। ये फैसला सरकार का फैसला है और ये फैसला सभी को मानना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने जब इस फैसले को तैयार किया, जब इस फैसले को लागू करने से पहले की जो तैयारियां थी, बहुत सी बैठकें, बहुत से आईएएस ऑफिसरों को बिठा करके पूरे एक कमेटी के द्वारा इस पूरे कानून को जो है तैयार किया गया। और ऐसे में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर युवाओं को रोजगार देना है
तो उन युवाओं की तरफ भी ध्यान दें जो कि 15 साल से ज्यादा अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनके पास 15 साल पुराना डोमिसाइल है, उन लोगों को भी जो है इस कैटेगरी में रखा जाए और उन लोगों को नौकरी दी जाए। और अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने सीधे तौर पर सभी आईएएस ऑफिसर्स को इकट्ठा कर इस पूरी कमेटी तैयार करके इस पूरे कानून को बनाया, जिसके अंदर हर चीज को मद्देनजर रखा गया था, किस तरीके से जो है भविष्य के अंदर काम किया जाएगा और किस तरीके से किस किस कैटेगरी के कितनी तनख्वाह के जो लोग होंगे, युवा होंगे, जिनको कितनी तनख्वाह के युवाओं को कितनी परसेंटेज के हिसाब से जो है नौकरी दी जाएगी। ऐसे में हालांकि जो ओवरऑल जो बात है, जो कुल मिलाकर जो बात इंडस्ट्रीज की तरफ से सामने आ रही है, वो ये कहना है कि अगर हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर 1000 लोग काम करते हैं तो हमें तकरीबन 750 लोगों को नौकरी देनी होगी। मगर सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि जो स्लैब है नौकरी का, तनख्वाह का जो स्लैब है, चाहे 30,000 की तनख्वाह हो, 40,000 की तनख्वाह हो, उस स्लैब के बाद जो है ये पूरा आरक्षण जो है शुरू होता है। और जो नीचे की जो कैटेगरी 30,000 से नीचे की जो कैटेगरी है, उसको लेकर भी जो कुछ अलग नियम कानून है और ये किसी के ऊपर थोपे नहीं जाएंगे। मगर हाँ, जो 75% युवाओं को जो नौकरी देने की बात है, वो कहीं ना कहीं घुमा फिराकर सरकार जो है पूरे तरीके से अपने जो इस रवैये के ऊपर अड़ी हुई है। और सरकार का साफ तौर पर यह मानना है कि युवाओं को रोजगार देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर घर के अंदर युवा आज बेरोजगार बैठा है। तो ऐसे में जो वादे चुनावी किए गए थे, उन वादों को अमल में लाने के लिए, उन वादों को सच साबित करने के लिए हरियाणा सरकार पूरे तरीके से मन बना बैठी है और जनवरी के आसपास जो है इस पूरे कानून को जो है लागू करने की बात लगातार की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहित इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि अब ये मामला जो है वो कोर्ट में भी जा पहुंचा है, यानी कि कानूनी पचड़े में भी अब ये मामला आ चुका है। ऐसे में आने वाले समय में अदालत की ओर से इस पूरे कानून को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या वहां से इन इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी तरह की कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की। गुरुग्राम के सेक्टर 10 थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां गढ़ी हरसोई गांव के मकान में चोर ताला तोड़कर घुसे और लाखों का सामान लेकर उस पर हाथ साफ कर दिया, फरार हो गए। जिस मकान में चोरी हुई है उसमें किराएदार रहते थे, जो करीब 1 हफ्ता पहले दिल्ली आए हुए थे, और वो लोग वापस घर लौटे तो चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि चोर लाखों के सोने चांदी, इसके साथ ही 50,000 से ज्यादा की नकदी ले उड़े हैं। पूरी वारदात यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी की इस वारदात को 17 और 18 नवंबर की रात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 1 महीने में चोरी की 30वीं वारदात है जो सामने आ चुकी है। और इसी के साथ मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।